प्रणाम आप सबको। मैं सोनू तिवारी आज पुनः आपके बीच हमारे YouTube चैनल स्कूल ऑफ परीक्षा में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम एक्सरसाइज 3.5 जानेंगे। NCERT का ये पैटर्न क्लास 10th का। और 3.5 को जानने से पहले हम लोग जानेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण के मानक रूप को। दो चर वाले रैखिक समीकरण के मानक रूप को, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आपको बता दूं कि इसके कुछ मापदंड हैं। मापदंड ये हैं कि इसके 3 क्राइटेरियाज होते हैं। पहला होता है अद्वितीय हल, अर्थात इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि एक और केवल एक हल। ये पहला है इसका। दूसरा होता है कोई हल नहीं। ये दूसरा क्राइटेरिया है। और तीसरा होता है अनगिनत हल। यानी इस मानक रूप के आधार पर यह तय होता है कि कौन से समीकरण का एक और केवल एक हल होगा। और आप याद रखेंगे कि हम जो पांचों मेथड यूज करते हैं और छठा मेथड को अगर ग्राफीय मेथड को भी ले लें, क्योंकि मैंने अभी तक ग्राफीय मेथड आपको बताया नहीं और वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। वो हमारा पूरा एक्सरसाइज 3.1 जो होगा वो ग्राफीय मेथड से ही होगा। तो इसमें आप ये जान लें कि जो भी इक्वेशन निकाला जाता है एक्स और वाई का मान या कोई भी दो अज्ञात चर का मान, वो इस पे निकाला जाता है, क्योंकि हमें एक हल की प्राप्ति इससे होती है एक्स या वाई की। कोई हल नहीं होने का कोई स्थिति नहीं है। अगर कोई हल नहीं होगा तो एक्स और वाई का मान खुद ब खुद नहीं निकलेगा। और अनगिनत हल का मतलब ये होगा कि आप ये तय नहीं करेंगे कि एक्स और वाई का एग्जैक्ट वैल्यू आएगा क्या, यानी इसमें एक से अधिक कई हल हो जाएंगे, अनगिनत हो जाएंगे, लेकिन इसका एक और केवल एक हल होगा। अब मैं बात करता हूं कि यह स्थिति आएगी कब, कि कब हमारा एक और केवल एक हल आएगा रिजल्ट। ये कंडीशन कब आएगा हमारा। तो आप ये जान लें कि यदि ax by dx is not equal to by by ey हो जाए। आप अगर इसको ऐसे भी देखें तो एनसीईआरटी में A1 और A2 दिया हुआ है, फिर B1 और B2 दिया हुआ है, और फिर C1 और C2 दिया हुआ है। अगर इसके मानक रूप को यहां से ले लें तो बस इसका मानक रूप का रिजल्ट ये आएगा। लेकिन मैंने उस दिन आपको बताया था, आपको याद हो तो पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था कि आप A1, B1, C1, A2, B2, C2 ना मानकर अगर आप A, B, C और D, E, F भी मानते हैं तब भी स्थिति वही होगी, बल्कि आपको मानने में आसानी हो जाएगी। अब यह स्थिति आएगी कब। मैं यहाँ एक इक्वेशन आपके बीच रखूंगा और आप खुद बताएंगे कि उस इक्वेशन के कितने हल होंगे, और अगर उसका केवल एक हल होता है तो हम उस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 3x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0 और 4x प्लस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0। अगर आप 0 हटा देते हैं तो ये जो प्लस 9 और प्लस 8 बराबर के पहले आपको दिख रहा है वो उधर जाने के बाद ऑटोमेटिकली माइनस में चला जाएगा। अब इस आधार पर इसका चयन किया जाए या इसको देखा जाए कि क्या ये इक्वेशन हमारा सॉल्व होकर x और y का केवल एक मान जो एग्जैक्ट वैल्यू होगा वो आएगा। तो देखते हैं। सबसे पहले 3 हमारा a है, तब ये शर्त को अगर ये फॉलो कर रहा है तो इसका केवल एक हल होगा। देखते हैं। 3
और आप ये याद रखेंगे कि यहां पर x और y ये नहीं रहता है, यानी हम सिर्फ a b c और d e f को ही लेते हैं। अगर हम यहाँ पे x को डालते भी हैं और y को डालते भी हैं तो ये कट के वापस उसी कंडीशन में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते क्या है कि हमारा जो a था वो क्या था 3, d जो हमारा है वो है 4, फिर b 4 और e हमारा है 5। आपको यहाँ पे एक मेथड में बता दूं कि हम कैसे जानेंगे कि ये दोनों बराबर हैं कि नहीं। पहले तो हम इसको तुलना करके देख लेंगे। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी करके देखें तो 5 गुना 3 15 होता है और 4 गुना 4 16 और 16 के बराबर 15 नहीं है। इसका मतलब साफ है कि ये दोनों बराबर नहीं है। और जब ये दोनों बराबर नहीं है तो ये साफ हो गया कि ये इसको फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये समीकरण हल होने के लायक है, जिसका केवल एक हल होगा, x का भी और y का भी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये तरीका हमारा समझ में आ गया होगा। एक और केवल एक हल होने का जो क्राइटेरिया है, जो रूल है, वो ये है कि a बाई डी इज नॉट इक्वल टू b बाई ई। और अगर आप एनसीईआरटी के मेथड पे चले या उसकी भाषा में हम बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, जहां a1 हमारा a है, a2 हमारा d है, b1 हमारा b है और b2 हमारा e है। चूंकि ये बराबर नहीं है दोनों, इसलिए इस समीकरण के एक और केवल एक हल होंगे। इसको हम किसी भी मेथड से बनाएं, इसका x और y का एक एग्जैक्ट मान पता चल जाएगा। तो अब मैं बात करूंगा आपके सामने कोई हल नहीं होने का और अनगिनत हल होने का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अब मैं जबकि आपके बीच की चर्चा करूंगा तब तक आप कंसंट्रेशन के साथ उसके बाद आप हमें जरूर देखें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा विश्लेषण है। ग्राफीय मेथड में भी इसका यूज होगा और इसी के आधार पे कौन सी रेखाएं समांतर होंगी, कौन सी रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, कौन सी रेखाएं संपाती होंगी। प्रतिच्छेदी रेखा अगर हो गई तो इसका मतलब साफ है कि इसका एक और केवल एक हल होगा, यानी वो इस क्राइटेरिया को, इस रूल को फॉलो करेगा। अगर समांतर होती है रेखाएं तो चूंकि यहाँ पे x और y का कोई मान ही पता नहीं चलेगा, इसलिए इसके कोई हल नहीं होंगे। और संपाती यानी इसी पे इस रेखा का वापस मूव कर जाना, तब उसके कितने हल होंगे, अनगिनत हल होंगे। वो मैं ग्राफीय मेथड में जब विश्लेषण करूंगा ग्राफ का तब मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप इतना जान लें, चूंकि ये पूरा एक्सरसाइज इन बातों पे डिपेंड कर रहा है कि जिसके एक और केवल एक हल होंगे उन्हें, उस मैथ को हमें वज्र गुणन विधि से बनाना है, जिसकी मैं चर्चा करूंगा। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। और अब हम ये जानते हैं कि कैसे अनगिनत हल प्राप्त होंगे, अर्थात रेखाएं संपाती होने के शर्त क्या है। तो यदि आपका a बटा डी इज इक्वल टू बी बाई ई इज इक्वल टू सी बाई एफ हो जाए, यानी ये दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो अगर बराबर हो जाए, तब इसके अनगिनत हल प्राप्त होंगे, तब इसके अनगिनत हल प्राप्त होंगे। यानी जब आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो रेखाएं इसी पर मूव करेंगी, यानी वहां पे x और y के कई मान प्राप्त होंगे। ज्यों ज्यों उसका आलेख बढ़ेगा, x और y के आपको अलग अलग मान निकलेंगे। अब इसको हम एक समीकरण के रूप में अगर देखें कि कौन सा ऐसा समीकरण होगा जिसका अनगिनत हल हमें प्राप्त हो जाए या पता चल जाए, तो फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, मान लें कि 2x प्लस 4y माइनस 6 इक्वल टू 0 और फिर 4x प्लस 8y माइनस 12 इक्वल टू 0। अगर आपका इस तरह का समीकरण बनता है तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो इनका रेशियो होना है इस तरह से वो बराबर होगा। कैसे होगा, a के जगह पे आप 2 को रखें बटा d के जगह पे 4 बराबर b के जगह पे 4 बटा e के जगह पे 8 बराबर c के जगह पे -6 बटा f की जगह पे -12। अब इसको कटाते हैं
और देखते हैं कि क्या तीनों बराबर है। तो एक बार में ये कटा, 2 बार में ये, फिर एक बार में ये, 2 बार में ये, एक बार में ये, 2 बार में ये, यानी 1/2 के बराबर 1/2 के बराबर 1/2। और ये चूंकि इसको फॉलो कर रहा है, इसलिए जो हमारा इसका रिजल्ट होगा, इस इक्वेशन का जो रिजल्ट होगा उसका अनगिनत हल प्राप्त होगा। यानी आप जब भी देखें कि ये रूल फॉलो अप हो रहे हैं, हो सकता है कि आपके सामने ये भी लिखा रहे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तो आप सीधे समझ जाइए कि इसका अनगिनत हल प्राप्त होगा। इसके बाद हम आते हैं कोई हल नहीं होने का शर्त क्या है। तो उसका एक शर्त यह है कि अगर A/D यदि A/D के बराबर B/E हो, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं हो। अगर A/D के बराबर B/E हो लेकिन B/E इसके बराबर नहीं हो, तो इसके कोई हल नहीं होंगे। अगर इसको समीकरण के रूप में रखें हम, तो मान लीजिए आपके सामने 3x + 4y - 7 = 0 हो, 6x + 8y - 13 = 0 हो, तो हम देखते क्या है कि 3/6 बराबर 4/8, और ये दोनों को जब हम देखते हैं तो ये कट जाता है एक बार में, ये 2 बार में, उसी तरह ये एक बार में, ये 2 बार में, इधर तो ये दोनों बराबर हो जाता है हमारा। लेकिन जब फिर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, यानी 4/8 बराबर -7/- 13 को, तो ये तो आ जाता है 1/2, लेकिन क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा। यानी इधर 1/2, इधर 7/13, और चूंकि दोनों बराबर नहीं है इसलिए यहाँ पे बराबर नहीं होने का, नॉट इक्वल का सिंबल पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये A/D और B/E तो बराबर है, लेकिन B/E और C/F बराबर नहीं है। इसका मतलब ये साफ है कि चूंकि ये इस रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए ऐसे समीकरण के कोई हल नहीं होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं सीधे एक्सरसाइज पे आऊंगा, और एक्सरसाइज पे आने से पहले अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका ले सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज आज हमारा ये जो एक्सरसाइज 3.5 है वो 2 पार्ट में बनेगा। आज मैं पार्ट 1 से आपके कुछ मैथ्स को अवगत कराऊंगा, और कल पार्ट 2 बता के इसके बाद मैं ग्राफ पे आऊंगा, और फिर हम इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, और मैं आता हूं आपके सामने एक्सरसाइज को लेकर। अब आप एक्सरसाइज को देखें। 3.5 का ये पहला मैथ जो था हमारा, एक का एक होता है x - 3y - 3 = 0, और 3x - 9y - 2 = 0। क्वेश्चन है कि आप बताएं कि इनमें से किस समीकरण के, इसमें 4 क्वेश्चन हैं, और आपको बताना है कि इसमें किस समीकरण के एक और केवल एक हल है, और जिसका भी ऐसा होगा उसको हमें वज्र गुणन विधि बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखते हैं, आपको पता हो कि एक और केवल एक हल होने का शर्त, जो कि आप जान चुके हैं पिछले हमारे जो पिछला अटेम्प्ट था उसमें आप जान चुके हैं कि उसमें मैंने ये बताया था कि एक और केवल एक हल होने का शर्त है A/D इज नॉट इक्वल टू B/E। बस अगर ये आ गया तब फिर उसको वज्र गुणन विधि से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। हमारा A है 1, B है -3, C भी -3, D है 3, E है -9, और F है -2। तो सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर करते हैं। सर्वप्रथम A/D और B/E को कंपेयर करते हैं। देखते हैं कि इनका शर्त क्या है। A है 1 और D है 3, इधर ये है -3/- 9, ये कटता है 1 बार में, ये 3 बार में, यानी 1/3 के बराबर 1/3 है। यानी इन शर्तों को ये पूरा नहीं करता है। अब
चूंकि हमें केवल इतना ही बताना है कि किसके एक और केवल एक हल हैं, तो ये क्लियर हो गया है कि इसके एक और केवल एक हल नहीं है। इसका मतलब ये साफ है कि ये या तो अनगिनत हल वाला समीकरण है या कोई हल वाला समीकरण नहीं है। तो हम ये भी चेक कर लेते हैं कि इन दोनों में से ये है क्या इसके अनगिनत हल है या क्या इसका कोई हल नहीं है। इसके लिए हम जाते हैं पुनः डी बाई और सी बाय एफ। हम देखते क्या है कि इन दोनों में क्या कंडीशन बनता है। हमारा बी क्या है -3 और ये है -9 और इधर सी है -3 और ये है 2। स्पष्ट है ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि ये 3 और 9 है, कटेगा तो 1/3 आएगा, ये कटेगा ही नहीं। इसका मतलब ये साफ हो गया कि यहाँ जो शर्त पूरा हो रहा है वो ये हो रहा है कि A/D इज इक्वल टू B/E। ये इन शर्तों को पूरा कर रहा है। पहले हमको ये नहीं देना है क्योंकि हम जानते नहीं है कि ये क्या है, क्या ये बराबर है या नहीं है, लेकिन जब ये बराबर हो जाए तो हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये इन शर्तों को पूरा नहीं करता है, यानी इज नॉट इक्वल टू C/F। और अभी मैंने आपको बताया था कि इस कंडीशन में इसके कोई हल नहीं होंगे। आप समझ गए होंगे। अगर हम इसके दूसरे क्वेश्चन को देखें तो उसमें है, क्वेश्चन है 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8। बार बार इतना करने से अच्छा है कि आप यहीं से समझ लें इसको और कॉपी पे आप इसको कर सकते हैं। यहां पे क्लियर है कि a हमारा 2 है और D 3 है, B हमारा 1 है और ये 2 है। इसका मतलब ये साफ है कि इन दोनों में ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। और बस यही देखना था कि क्या A/D इज नॉट इक्वल टू B/E, और ये यहाँ पे फॉलो हो रहा है कि हाँ A/D इज नॉट इक्वल टू B/E। इसका मतलब ये साफ है कि इसके एक और केवल एक हल है। और चूंकि इसके एक और केवल एक हल है, अब इस क्वेश्चन को हमें वज्र गुणन विधि से सॉल्व करना है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें हमारा a है 2, b है 1, c अगर बराबर के पहले इधर आता है तो ये -5 हो जाएगा। अगर उधर भी रखते हैं तब भी बात वहीं पहुंचेगा। लेकिन चूंकि हम इसके मानक रूप को अगर देखें तो इस कंडीशन मानक रूप है हमारा कि ax + by + c = 0 एंड dx + ey + f = 0। तो हम इसको क्या करते हैं कि बराबर के पहले इन दोनों को अगर ले आते हैं तो ये दोनों माइनस में चला जाएगा, यानी c हो जाएगा हमारा -5, फिर d हमारा है 3, e हमारा है 2 और f भी हो जाएगा -8। अब हम जाते हैं सूत्र पे। तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वज्र गुणन विधि का एक सूत्र होता है और वो ये होता है, क्योंकि हमें इसमें x और y के मान को ज्ञात करना है, तो x = यहाँ पे हमारा लिखा हुआ सूत्र है BF - CE / AE - B। अब आप इस पे चाहें तो इसको एडजस्ट कर सकते हैं। हमारा b क्या है 1 गुना f -8, फिर -c -5 गुना e 2 बटा a हमारा है 2 गुना e 2 माइनस b 1 गुना d 3, यानी -8 गुना 1 -8 माइनस गुना माइनस प्लस 5 गुना 2 10 बटा 2 गुना 2 4 माइनस 3 गुना 1 3। अब आप देखें कि -8 + 10 2 बटा 4 में से 3 घटा 1
यानी इसका रिजल्ट निकलेगा 2। हमारा x का मान है 2। अब अगर y के मान को निकालें हम, तो y का जो सूत्र होता है हमारा है CD माइनस AF बाय AE माइनस BD। C हमारा है -5 गुना D हमारा है 3 माइनस A हमारा है 2 गुना F है -8 बटा A हमारा है 2 गुना E है 2 माइनस B है 1 गुना D है 3। -5 गुना 3 -15 माइनस गुना माइनस प्लस 8 गुना 2 16 बटा 2 गुना 2 4 माइनस 3 गुना 1 3 -15 प्लस 16 1 और 4 में 3 घटा 1, यानी हमारा y का जो मान निकलेगा वो 1। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मैथ और हमारा ये तरीका समझ में बिल्कुल आ गया होगा। इसके बाद की जो 2 मैथ और इसमें हैं 3 और 4, आप उसको ट्राई करेंगे कॉपी पे, ताकि आप देखिए मैथ्स में अगर आपको बहुत बेहतरीन बनना है, बेहतर से बेहतरीन, बेस्ट का भी बेस्टेस्ट होता है, तो आप खुद से ट्राई करें। आप एक बार हमारे मेथड को देखें, समझ जाएं कि सर कैसे समझा रहे हैं, उसके बाद आप जितना ज्यादा हार्ड वर्क, हार्ड लेबर और खुद से सेल्फ स्टडी मैथ्स का करेंगे, आप उतने ज्यादा इसमें निखार आते जाएंगे। इसलिए हम इसमें क्या करते हैं कि आपके लिए 1 और 2 बनाने के बाद 2 मैथ आप सबों के लिए मैं छोड़ देता हूं, और वो 2 मैथ इसलिए छोड़ देता हूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। आपको सारा रूल बता दिया गया है कि किसके अनगिनत हल होंगे, किसके एक हल होंगे और किसका कोई हल नहीं होगा। आप जान लें कि जिसका केवल एक हल होगा अन्य 2 मैथ्स में, आप उसको वर्चुअल विधि से सॉल्व करेंगे, और जिसका हल नहीं होगा आप बस उसको लिख देंगे कि कौन सा किसका अनगिनत हल है और किसका केवल किसका अनगिनत हल है और किसका कोई हल नहीं, और जिसका केवल एक हल होगा उसको आप इसी मेथड से वर्चुअल विधि से सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब क्वेश्चन नंबर 2 का इसमें क्वेश्चन है कि A और B के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। शर्त आप जान लें, इस बार शर्त है अनेक हल होंगे। अनेक हल होने का शर्त क्या होता है? अनेक हल होने का शर्त आपको बताया जा चुका है, फिर भी आप जान लें एक बार पुनः, इस मैथ में इसका यूज किया जाना है। A/D इज इक्वल टू B/E इज इक्वल टू C/F। हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 और a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस, ये हमारा है क्वेश्चन, और इसके अनेक हल होने के शर्त हैं A/D इक्वल टू B/E इक्वल टू C/F, और इन शर्तों के आधार पर हमें A और B का मान ज्ञात करना है। तो हम लेते हैं A बराबर 2, B बराबर 3, C बराबर आप 7 भी ले सकते हैं, -7 भी ले सकते हैं, 7 ही ले लेते हैं। फिर D बराबर A माइनस B, और आप यहां जान लें कि -7 आप तब लेंगे जब माइनस ये जो 7 है इधर आएगा बराबर के पहले, उधर 0 अगर हो जाता है तो, अगर उधर बराबर के बाद 0 होता है तो 7 इधर माइनस में आ जाएगा, और अगर हम नहीं लेते हैं 0 तो 7 उधर ही रह जाएगा 7 के रूप में। फिर ये हो जाएगा हमारा A प्लस B, और F हो जाएगा 3a प्लस B माइनस। अब सबसे पहले चूंकि ये स्पष्ट है कि इसमें शर्त पहले ही दे दिया गया है अनगिनत, इसलिए हम इन दोनों स्टेप को, इन दोनों को यहां से ले लेते हैं। तो सबसे पहले A बटा D इज इक्वल टू B बटा A, हमारा है 2 और D है हमारा A माइनस B, बराबर B हमारा है 3 और E है A प्लस। अब यहां से आप देखिए 2 गुना A क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2a प्लस 2 गुना B 2b बराबर 3 गुना A 3a माइनस 3 गुना B 3। अब 2a बराबर के बाद
ये 3a है प्लस में, इधर आएगा माइनस में, बराबर -3b, बराबर के पहले +2b है, इधर जाएगा -2b, यानी -a बराबर -5, माइनस कट गया, a बराबर हो गया 5b। हमें a और b का मान ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे, हम इसके दूसरे पड़ाव में जाएंगे, पुनः b बटा i इक्वल टू c बटा b। हमारा b क्या है, b है 3 बाय e क्या है, e है a प्लस इक्वल टू c क्या है 7 बाय f क्या है 3a प्लस b माइनस 2। अब जो हमारा a का मान 5b था, उसे जहां जहां a है वहां वहां पुट कर दिया जाएगा। तो आप देखें कि 3 बाय a का मान था 5b, तो इस a के जगह पे इस 5b को हम पुट करते हैं, प्लस b बराबर 7 बाय 3 इंटू a का मान था 5b प्लस b और माइनस 2, 3 बाय 5b और b 6b इक्वल टू 7 बाय 5 इंटू 3 15b प्लस b और माइनस 2, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है हमारा 1 बाय 2b और इधर आ रहा है 7 बाय 15b और b 16b और माइनस 2। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ इसका गुना इसका गुना, तब रिजल्ट होगा हमारा 2b इंटू 7 14b इक्वल टू 16b माइनस 2। 14b इधर ये प्लस में 16b है, अगर उसको पहले लेके आया जाए तो माइनस 16b इक्वल टू माइनस 2। 14b में से 16b को घटाएंगे तो माइनस 2b इक्वल टू माइनस 2, माइनस कट गया, 2 कट गया 1 बार में, यानी जो b का रिजल्ट हमारा है b बराबर निकलता है 1। अब b तो निकल गया, हमें a भी फाइंड करना है। तो a बराबर क्या था 5b, a बराबर था 5b, तो a बराबर हो जाएगा 5 गुना b का मान 1, a का मान निकल गया 5। पुनः आप एक बार देख रहे हैं कि इसमें अनेक हल होने का शर्त यह है कि a बाई डी इक्वल टू b बाई इक्वल टू c बाई f, यानी तीनों का तीनों बराबर हो। और क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया गया है कि अगर इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हों तो आप a और b के मान को फाइंड करें। तो a बराबर था 2, b बराबर 3, c बराबर 7, d a माइनस b, e हो गया a प्लस b, f हो गया 3a प्लस b माइनस 2। चूंकि हमारा ये पहला शर्त ये है कि a बाई डी के बराबर b बटा e होना चाहिए, और ये है, ये दे दिया है, तो a की जगह पे 2 रखे, d की जगह पे a माइनस b रखे, b की जगह पे 3 और e की जगह पे a प्लस b। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका इन दोनों के साथ गुना, इसका इन दोनों के साथ गुना, और गुना करने के बाद जो रिजल्ट प्राप्त हुआ हमको यहाँ पे a बराबर 5। अब इसका जो दूसरा पड़ाव था b बटा ई बराबर c बटा f, फिर b का जो मान था 3, e का जो मान था a प्लस b, c का जो मान था उसको रखे, f का जो मान था उसको रखे, और फिर यहाँ a के जगह पे जो 5 भी हमारा a बराबर 5 भी आया था, वहां a के जगह पे 5 भी को रखा गया, इसमें भी, और यहाँ भी a की जगह पे 5 भी को रखा गया। फिर कैलकुलेशन हुआ और हमारा रिजल्ट आया 3 बाय 6b, 3 से 6 कटा 2 बार में और 3 1 बार में, इधर रिजल्ट आया 1 बाय 2b इक्वल टू 7 बाय, इधर रिजल्ट आया 15b प्लस b माइनस 2, 7 बाय 15b और b 16b माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और b का मान निकला हमको 1। जब b का मान 1 निकल गया तो a बराबर था 5b, a बराबर 5b यानी 5 गुना b का मान 1, a का मान निकला 5। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये मैथ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और जब आप इसको समझ गए हैं तो इसके साथ इसके दूसरे मैथ को भी आप जान लें। जो इसके साथ ही दूसरा मैथ था, मैं आपको सिर्फ उसका हिंट कर दे रहा हूं, और उसको आप कॉपी पे घर में जाके जरूर बनाएंगे, और उम्मीद है कि आप बना देंगे, क्योंकि जिस ढंग से आपको समझाया गया है, आप सब जो भी इंटरेस्टेड बच्चे हैं वो जरूर इसको समझ गए होंगे और उसको बना भी देंगे। जो हमारा इसी का दूसरा क्वेश्चन है वो ये था कि 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 था, और 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y इक्वल टू 2k प्लस 1। इसमें क्वेश्चन है कि कोई हल नहीं होगा। आपको पता हो कि कोई हल नहीं होने का शर्त होता है a बाई डी इक्वल टू
B/E इज नॉट इक्वल टू C/N। यानी आपको इस फॉर्मूला का यूज करके, जैसा यहां पे मैंने यहां निकाला A और B का मान, जस्ट लाइक आपको K का मान यहां ज्ञात करना है इसी फॉर्मूला को यूज करके। उम्मीद करता हूं कि आप ज्ञात कर देंगे। अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत हो, जो मैंने आज आपको वर्क दिया है, ये 2 नंबर और एक क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन था उसमें जो मैंने 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़े, अगर कहीं भी किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 था आज का। कल जब मैं आपसे मिलूंगा तो उसमें क्वेश्चन नंबर 3 और 4 नंबर में जो 5 क्वेश्चन है, सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, उन 5 क्वेश्चन को आपके बीच सॉल्व किया जाएगा बाय मेथड, और एक एक स्टेप को आप समझ जाएंगे। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, और मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, हमसे जुड़ें, और मैं आप सबके साथ मैथ्स का आपको खिलाड़ी बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। मैथ्स के साथ हम लोग खेलेंगे, और आज आप इसका स्क्रीनशॉट लें। शुभ रात्रि। कल फिर मैं आपसे मिलूंगा, और आप हमारा इंतजार करें, वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद।